भारत सरकार की एक बेहतरीन शानदार सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों और भावी एपीएफसी आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीपीआईएस। तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़ जाएं और आप देख रहे हैं क्लास एपीएफओ की। ईपीएफओ संगठन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज ये बताएंगे कि बुकलेट नंबर 2 में हमारे जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के आधार पर कैसे इस संगठन का सबसे बड़ा अधिकारी सबसे छोटा अधिकारी क्या होता है, संगठन की सांगठनिक संरचना क्या है, ईपीएफओ जो लाया गया उसका मूल आधार क्या था, क्यों लाया गया है, इसके लाए जाने का कारण क्या था। आज इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो इस पूरी क्लास को आप जरूर देखिएगा। पूरी क्लास को देखेंगे तो आपको कई चीजें समझ में आएंगी और आप अन्य जगह से थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे। आते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी 3 पोस्ट है। एपीएफसी है, सहायक भविष्य निधि आयुक्त है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और साथ ही साथ आप उसकी जरूरी है आपका एओ यानी अकाउंट ऑफिसर। ये तीनों ही पोस्ट बड़ी शानदार पोस्ट है। और अगर आप धौलपुर हाउस नहीं गए हैं, मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो आपकी आईएएस की सर्विसेज है, यानी केंद्रीय आपका सीपीएफसी है, ठीक है, सीएससी है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर आप धौलपुर हाउस नहीं जा पाए हैं तो धौलपुर हाउस की सीमा के अंदर प्रवेश करने का आपको एक बेहतरीन अवसर दिया है। किसने? ईपीएफओ ने दिया है। तो मित्रों, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ईपीएफओ के लिए। आपके सपने, आपके माता पिता के सपने और आपको ये कहने का अवसर कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, ये इसके लिए पर्याप्त है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अपनी पूरी तैयारियों के साथ जाएंगे। पूरी तैयारियों के साथ जब आप उस दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, जब आप उस दिन पहुंचते हैं धौलपुर हाउस के उस इंटरव्यू रूम में, जब आप जाते हैं तो उस दिन का बड़ा ही महत्व होता है आपके लिए। उस दिन सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होते हैं, फेवर में होते हैं और आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, भाई बंधु जितने हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, उन सभी द्वारा दी गई शुभकामनाएं, दिए गए आशीर्वाद भी आपके साथ होते हैं। इसलिए आप उस दिन ऊर्जा से भरपूर होते हैं। मतलब उस दिन की आपकी ऊर्जा क्या होती है? लबालब होती है। आपके सिर से लेकर पैर तक सब केवल शुभकामनाओं और आशीर्वादों की ही। हाँ, लेकिन उसमें कुछ नकारात्मकता भी होती है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपको आशीर्वाद की जगह, शुभकामनाओं की जगह आपके लिए बददुआएं भी किए होते हैं। कुछ आपके तथाकथित दुश्मन होते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब आप इंटरव्यूअर कक्ष में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है और उसकी क्या रणनीति होती है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये इर्द गिर्द किससे आएंगे? हमारी बुकलेट से आएंगे। बुकलेट 1, 2 और 3, अभी 3 बुकलेट हो गई है क्योंकि आपका इंटरव्यू थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इंटरव्यू आपका अक्टूबर में पूरा होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक भी जा सकता है कुल मिलाकर के, क्योंकि लेकिन शुरुआत आपकी अक्टूबर में हो जाएगी। इसलिए हमने बुकलेट 3 तैयार कर ली है। और मित्रों, ये बुकलेट तीनों आपके लिए रामबाण है। बुकलेट 1 के बारे में हमने बताया था कि बुकलेट 1 आपकी पूरी पर्सनालिटी को तैयार कर देती है। कहीं से कुछ भी नहीं बचता है। इंटरव्यू कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कोई टॉपिक बचता ही नहीं है। इसलिए इंटरव्यू के लिए आप हमारी बुकलेट 1 तो जरूर तैयार कर ले, वो आपके लिए रामबाण है। आज हम बुकलेट 2 पर चर्चा करेंगे। बुकलेट 2 की विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें सांगठनिक संरचना की बात कही गई है ईपीएफओ की। तो सबसे पहले तो आप यही जाने कि ईपीएफओ क्या है, इनके बारे में आज से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ आप देखेंगे और इसके लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर तेजी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउन करके हमारे रेगुलर क्लास के साथ जुड़ जाएं। आते हैं मित्रों, देखते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है? सबसे पहले तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है? आप क्या बताओगे? आप सभी जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के आप सभी छात्रों के लिए मेरी विशेष सलाह है कि आप अपने शब्दों के मानकीकरण पर बल दीजिए। जो आपको, आपके जो शब्द है ना, उनका जो मानकीकरण, उस पर आपको बल देना है। आपकी प्रस्तुति इतनी शानदार होनी चाहिए
मैं आपको गारंटी देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी इस क्लास के साथ रेगुलर जुड़ जाते हैं तो मैं गारंटी और विश्वास दिलाता हूँ आपको 70% नंबर दिलाने के लिए। 70% मित्रों बहुत होता है। आपको क्वालिफाई होना है 50, जनरल 50 पर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 45 पर और एससी आपके 40 नंबर पर क्वालिफाई होने हैं। आपको 70 नंबर तक मिलना है। हिंदी माध्यम के लिए मैं गारंटी देता हूँ हिंदी माध्यम में आप 70% पाओगे। 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें और एक एक शब्दों पर ध्यान दें। सबसे पहले हिंदी माध्यम वाले आप लोगों के लिए मेरी एक सलाह है कि आप शब्दों का विशेष तौर पर जो प्रस्तुतिकरण है उसको आप ध्यान दीजिए। आपसे पूछा गया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है, आप क्या बताओगे? मैंने अपने क्लास में लगभग सभी स्टूडेंट से इस बारे में पूछा, उसमें कुछ हिंदी मीडियम कुछ इंग्लिश मीडियम के भी थे, लेकिन सही तरीके से 50 की संख्या में आप लोगों के उत्तर आए, लेकिन सही उत्तर नहीं आया। सही उत्तर का मतलब सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, सबकी बातें सही थी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं का मतलब यहां तो मैं और इंटरव्यूअर हाल में आपका इंटरव्यूअर वो जिस शब्द की अपेक्षा करता है, वो जिस सर्वश्रेष्ठ आंसर की अपेक्षा करता है, उस आंसर को आपको देना है। अगर आपसे पूछा जाए ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप सोच लीजिए, आप अपने कॉपी पर पहले लिख लीजिए, तब मेरी बातों को आप सुनिएगा। आप देखेंगे आप कितना गलत हैं कितना सही हैं, आपने क्या आंसर लिया है। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं बताता हूं आपको बोलना क्या है। बड़ा शानदार क्वेश्चन होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। हो सकता है आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जाए कि आप इंटरव्यू देने आए हैं, किस संगठन के लिए, किस पद के लिए आए हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। क्या है ईपीएफओ? क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। आप देख रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है। क्या है ये? आप नोट कीजिए। देखिए, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया ऐसा स्वायत्त संगठन जो कर्मचारियों के, ऐसा स्वायत्त संगठन जो कर्मचारियों के, नोट करते रहिए, जो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति या असामयिक मृत्यु के पश्चात अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवाएं प्रदान करता है और प्रशासन करता है, उसी को हम ईपीएफओ कहते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं। मित्रों आपने देख लिया, आपको क्या बताना है। मैंने बताया नहीं, इंटरव्यू वो नहीं है। आप अपने दिमाग से इस बात को तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे और आप जितने क्वेश्चन बता ले जाएंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि आपको उतने अधिक बताने होते हैं, लेकिन आपको सबसे अधिक इस बात पर बल देना होता है कि आप जितने क्वेश्चन बता ले जा रहे हैं, आप जितने प्रश्न बता ले जा रहे हैं, उन प्रश्नों के अनुकूल, उन प्रश्नों के सापेक्ष आप उसको कैसे बता ले जा रहे हैं। बताने का तरीका आपका क्या है, बताने के तरीके आपके क्या हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। प्रस्तुतिकरण आपका कितना शानदार है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको बता रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन इज मस्ट। विशेष तौर पर हिंदी माध्यम वालों के लिए आपको झंडा गाड़ करके आना है। हिंदी माध्यम के आप सभी छात्रों को झंडा गाड़ करके लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में आना है, सबसे अधिक नंबर प्राप्त करना है। जैसे आप लोग सबसे अधिक इसमें सिलेक्ट हुए हैं, वैसे ही आपको सबसे अधिक वहां पर नंबर भी लेकर के आना, अंक भी लेकर के आना है। और इस चीज का विश्वास मैं दिलाता हूं, आपको बेहतर से बेहतरीन अंक आपको दिलाऊंगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कंपटीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदी माध्यम के उन कमियों की ओर इंगित कर रहा हूं जो आप में कमियां हैं, कमियों को आपको सुधार करके और आपको जाना है धौलपुर हाउस के उस संघ लोक सेवा आयोग में शानदार तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करके आना है। उन मानकीय शब्दों के साथ, उन मानकीय व्यवहारों के साथ, उन मानकीय व्यक्तित्व के साथ और उस मानकीय अध्ययन के साथ जो आपको मिल रहा है और जो आप हमारे साथ जुड़कर देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़कर के, डीपीआईएएस के साथ जुड़कर के प्राप्त कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने बताया। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ईपीएफओ संगठन में संगठन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है और सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है।
ये 2 प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं और बड़े शानदार प्रश्न होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है और सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी क्या है? आते हैं, आज हम उसी संगठन की संरचना को देखेंगे। आप जानते हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयोग, सीपीएफसी, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस ईपीएफओ संगठन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। वैसे तो हमने आपको बताया है और आप तो यूट्यूब पर देख रहे हैं नहीं, लेकिन हमने क्लास में चर्चा किया, हमने पूरी सांगठनिक संरचना बताई है। इसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, ठीक है, और फिर इसका जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, ये सब मैंने क्लास में चर्चा की। फिलहाल आज हम इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर कहा जाए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पॉलिटिकल हेड कौन होता है, तो पॉलिटिकल हेड कौन होता है और सबसे बड़ी संगठनिक संरचना क्या होती है, तो पूरा केंद्रीय भविष्य निधि आयोग यानी केंद्रीय भविष्य निधि संगठन जो होता है वो एक ट्रस्टीशिप के माध्यम से संचालित होता है, वो एक न्यास बोर्ड के माध्यम से संचालित होता है। यानी ये पूरा संगठनिक संरचना किस पर बनी होती है, एक न्यास बोर्ड पर बनी होती है। इस न्यास बोर्ड के माध्यम से संचालित किया जाता है और उस न्यास बोर्ड का जो हेड होता है कौन होता है, आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री कौन होते हैं, आपके होते हैं ये केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री। अगर वह कैबिनेट मंत्री हैं तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके हेड होते हैं। अगर वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है, तो वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अधीन चला जाता है। कई बार ये संगठन, ये मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अधीन चला गया है, ठीक है। तो जो हेड होता है केंद्रीय न्यास बोर्ड होता है, ठीक है, सेंट्रल जो ट्रस्टीशिप बोर्ड है, ये क्या होता है, इसका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का प्रशासनिक जो रेगुलेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है, वो इस बोर्ड के रूप में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, ठीक है। तो माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री क्या हैं, इसके केंद्रीय न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब केंद्रीय न्यास बोर्ड जो होता है वो एक समिति के माध्यम से अपना प्रशासनिक स्वरूप संचालित करता है। तो इन्हीं जो केंद्रीय न्यास बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, इन्हीं सदस्यों में से एक कमेटी बना दी जाती है और वही कमेटी क्या करती है, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में जानी जाती है, जो उसका कार्यभार देखती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है केंद्रीय न्यास बोर्ड के लिए, उसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय न्यास बोर्ड का कोई एक सदस्य होता है। केंद्रीय न्यास बोर्ड, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय न्यास बोर्ड का जो मेंबर होता है, जो सदस्य होता है, उसका एक सदस्य जो होता है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड होता है, ठीक है। और उसके नीचे फिर आप कौन होते हैं, सीपीएफसी। इसके अधीन अगर आप देखेंगे तो फिर आपके आ जाएंगे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सीपीएफसी आएंगे इसके अधीन, ठीक है। आप देखेंगे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ठीक है। ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आपसे पूछा जाता है इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो सीपीएफसी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न इससे पहले भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है आपका। यहाँ से एक प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सीपीएफसी। आपका जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त होता है कौन होता है, सीनियर मोस्ट एक आईएएस ऑफिसर होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, तो सीपीएफसी होता है। अब आईएएस का तो कोई विकल्प है नहीं। आप जानते हैं इस देश को कौन चला रहा है, इस देश को आईएएस चला रहे हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो सदस्य हैं वही पूरे देश को चलाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार वही होते हैं, सारे मंत्रियों के प्रमुख सलाहकार वही होते हैं।
राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार वही होते हैं। तो हर जगह कौन है? आईएएस ही हैं, वही क्या है, पूरे देश को चला रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो हेड हैं सीपीएफसी, वो भी कौन है? वो आपके केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, वो आपके भी एक सीनियर मोस्ट आईएएस हैं। अब इसके अधीन जो होता है, ये 5 प्रकार के संगठन होते हैं। ये 5 प्रकार के संगठन जो होते हैं, यही आपके, ठीक है, इनके अधीन 5 प्रकार के संगठन हैं। इसके अधीन 5 प्रकार के संगठन हैं। पहला आपका वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, दूसरा है आपका निदेशक पीडी न्यास है, ठीक है। फिर तीसरे आपके हैं अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एसीपीएफसी, यहाँ पर भी आपके हैं एसीपीएफसी, यहाँ पर विजिलेंस ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर आपके हो गए, ठीक है, एसीपीएफसी, यहाँ पर भी आपके हो गए एसीपीएफसी। अब इनके नीचे देखिए, अब यहाँ पर आपके देखोगे अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय, ठीक है। अब मुख्यालय में एक होते चले जाएंगे, इनके अधीन मुख्यालय में होंगे, और यहाँ ये अंचल के प्रभारी होंगे। अंचल के प्रभारियों को देखना होगा और आपको इनको देखना होगा। अब अगर आप इनको देखते हैं तो इसमें पूरा क्या हो जाएगा, आपके क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग और आपके अपर केंद्रीय आयुक्त, इसके अंदर आते हैं अपर केंद्रीय आयुक्त आ जाते हैं, भविष्य निधि आयुक्त आ जाते हैं। यहाँ पर आपके क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आते हैं, और फिर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2 होते हैं, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त फर्स्ट और सेकंड होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें इसके अधीन, आप देखें ये आपके हो गए, ठीक है। इसके नीचे फिर आपके क्षेत्रीय भविष्य निधि, अब ये रीजनल आपके हो जाएंगे, ठीक है। रीजनल आरपीएफसी होंगे, आरपीएफसी फर्स्ट और सेकंड, और उसके नीचे आपके आ जाएंगे आप होंगे, एपीएफसी होंगे, और उसके नीचे आपके ईओ होंगे और अधिक होंगे। तो यहाँ पर ईओ जो होगा सबसे छोटा हो जाएगा, प्रवर्तन अधिकारी होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 प्रश्न आपके बड़े शानदार हो गए, इनको ध्यान रखना। साथ ही आपकी हायरार्की, इसको ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि आप इनको बताएं, आप सीधे इसके बाद इनको बताएं, इनको भी बताने की जरूरत नहीं, सीधे एसीएफपीएफसी, ठीक है, सीपीएफसी, फिर आपका एसीपीएफसी, फिर आपका आरपीएफसी, फिर आपका एपीएफसी, फिर आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीधे आप यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही अंचल के प्रभारी जो आपके रीजनल सेंटर होंगे, वहाँ के जो प्रभारी होंगे, वहाँ पर भी आपको यही होंगे, ठीक है। एसीपीएफसी होंगे, फिर आपके रीजनल हो जाएंगे आरपीएफसी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर आपके हो जाएंगे यहाँ पर रीजनल भी हो सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं बैठेंगे यहाँ पर एपीएफसी होंगे, एफसीएपी होंगे, फिर आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अन्य कर्मचारी हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी सांगठनिक संरचना हुई। मित्रों, ये है आपका पूरा सांगठनिक संरचना, जहां जहां से आपसे प्रश्न यहाँ से 100% पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, और इस तरीके से आपको पूरे संगठन को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को ज्वाइन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप एक तो लगातार कोई ना कोई आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी समस्याओं का समाधान करते रहें।
आपके सभी समस्याओं का समाधान अगर कहीं होगा तो आपके देवप्रयागम में ही होगा। देवप्रयागम में आपकी संपूर्ण समस्या का एक एक साथ समाधान है और वो है आपका देवप्रयागम आईएएस प्रयागराज। तो मित्रों, बिल्कुल विलंब मत कीजिए, आप अपने स्वर्णिम भविष्य को संवारने जा रहे हैं और ये स्वर्णिम भविष्य अब ये मौका नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि अगर इसके बाद दोबारा आगे आएंगे तो कभी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, जैसा कि हमने देखा रात में भी बच्चे फोन कर रहे हैं और फोन करके पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू को कैसे किया जाए। हम लोग हिंदी माध्यम वाले हैं, हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली में समस्या हुई, हम लोग वापस आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में हमारे भाई जो दिल्ली गए हुए थे वो दिल्ली से प्रयागराज आ रहे हैं। आपको बिल्कुल आने की ज़रूरत है, आप आइए। अगर आप लोग प्रयागराज में आकर के ऑफलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं तो आप लोग आकर के प्रयागराज में ऑफलाइन क्लासेस कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप करना चाहते हो तो दिल्ली में है, बम्बई में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है। तो आप अभी एक लोग दो बच्चे आपके यहीं के थे जो इस समय बंगलुरु में हैं, बंगलुरु से भी 2 लोग जुड़ चुके हैं। तो देश भर से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं इस क्लास में। मित्रों, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ की जाने मत दीजिए। इंटरव्यू है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि अब आप अगर क्वालिफाई कर गए हैं तो आपकी भाग्य और आपकी मेहनत दोनों इसमें रंग लाएगी। और इन दोनों के लिए डीपी पांडे और देवप्रयागम आपके लिए सदैव तत्पर है, दिन रात में आपके लिए समर्पित हैं। तो आइए और अपने इस सुनहरे भविष्य का निर्माण कीजिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। मित्रों, आज की क्लास यहीं तक, फिर आपके साथ हम रूबरू होते रहेंगे समय समय पर, अनिवार्य रूप से समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। लेकिन अनिवार्य रूप से प्रतिदिन अगर रूबरू होना चाहते हैं तो आपको देवप्रयागम आईएएस यूट्यूब के साथ आपको जुड़ जाना होगा। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।